तो पिछले हफ्ते जो कोहराम मचा वो मेरी आंखों के नीचे बने हुए स्पीड ब्रेकर से तुम अंदाजा लगा ही सकते हो। खैर खानदानी है ये तो। लेकिन इस पूरी भागदौड़ में आयरन हार्ट मिस हो गया। इसके 3 एपिसोड्स पिछले हफ्ते ड्रॉप हुए थे, इसके बारे में मैं बात करना चाहता भी था, लेकिन फिर इतनी सारी चीजें आ गई तो वो मिस आउट हो गया। बट नाउ वी हैव द टाइम। तो एपिसोड 1 से अगर शुरू किया जाए तो इसमें हमको रिरी विलियम्स के बारे में और बैकग्राउंड मिलना शुरू होता है, क्योंकि एक क्लिप स्टार्ट होती है उसकी और उसकी फ्रेंड नैटली के एक होममेड वीडियो के साथ में, मतलब वो खुद ही शूट कर रहे होते हैं, जिसमें नैटली कहती है कि वो थॉर और उसके हैमर के साथ एक रात सोना चाहती है। ये बात बस टाइका वाइटिटी को मत बता देना, उसको वैसे ईट माय हैमर बोलना पसंद है। बट देन हमें वकांडा फॉरएवर में दिखने वाली रिरी विलियम्स एक बार फिर से दिखती है और उसके बारे में और भी कई सारी चीजें पता चलनी शुरू हो जाती हैं, जैसे जो सूट उसने वकांडा में बनाया था उसको शूरी ने अपने पास ही रख लिया एंड नाउ शी वांट्स टू मेक अनदर आयरन मैन सूट बिकॉज शी कैन। अब टू बी ऑनेस्ट मुझे इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से नहीं मिला। एपिसोड 3 में जो के साथ बैठ के उस पूरी बात को डिस्कस भी करती है कि कैसे उसके स्टेप डैड गैरी को एक्चुअली आयरन मैन बहुत पसंद था, तो इसी वजह से वो सूट बनाना चाहती है जो कि वो ऑलरेडी बना चुकी है। तो फिर और क्यों क्राइम फाइट भी नहीं करना, लोगों का भला भी नहीं करना, पैसा फेम ग्लोरी ये सब भी नहीं, जस्ट ओके इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हम लोग रिरी विलियम्स को देखते हैं जो फिलहाल के लिए MIT में है और उसकी एज के हिसाब से वो काफी यंग है और MIT वालों ने उसी के लिए एक कोर्स निकाला है ताकि वो आयरन मैन सूट डिजाइन कर सके, जो वो कर भी चुकी है, लेकिन वैसा नहीं जो वो करना चाहती है और इसी वजह से उसे पैसे की जरूरत है। लेकिन क्योंकि वो अभी भी अपने काम से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है तो इस वजह से वो अपने सूट को और ज्यादा परफेक्ट करना चाहती है और इसीलिए उसे कैश की जरूरत है जो वो दूसरे बच्चों के प्रोजेक्ट को पूरा कर करके ले रही है। लेकिन इस बीच ये एक डायलॉग और मारती है कि टोनी स्टार्क आयरन मैन नहीं बन पाता अगर वो बिलियनियर नहीं होता। कोई इसको ओबेडाया स्टेन का ये वाला डायलॉग बताओ। But honestly, it's impossible. Tony Stark was able to build this in a cave with a bunch of scraps. और मान लिया कि उसका सूट भले ही मेकशिफ्ट था, लेकिन आर्क रिएक्टर तो बंदे ने खुद ही एक गुफा में बना लिया था। और आयरन मैन 3 में जब सब कुछ खो देता है तो भी तो एक सुपरमार्केट में एक बच्चे की पॉकेट मनी से ऐसे औजार बना लेता है जिससे बड़े बड़े ट्रेन्ड गार्ड्स के काम लगा दे। खैर उस डायरेक्शन में हम लोग अभी नहीं जाते। यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है जहां पर ये एक लड़के को पेन ड्राइव दे रही है किताब के अंदर। इस पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ लिखा है चैप्टर 2 व्हाट आई कंटेम्पलेटेड मस्ट बी डन। ये बेसिकली चार्ल्स डिकेंस की ग्रेट एक्सपेक्टेशंस किताब है और इस चैप्टर में एक्चुअली वही कहानी है जो हम रिरी विलियम्स के साथ में होते हुए देख रहे हैं कि वो ये काम करना नहीं चाहती, लेकिन उसे करना पड़ेगा क्योंकि उसे और दूसरी चीजों को परस्यू करना है। फिर प्रोफेसर विल्किस भी रिटर्न करते हैं जिनको हम लोगों ने लास्ट सिविल वॉर में देखा था जब ये टोनी स्टार्क के प्रेजेंटेशन को सेटअप करने में हेल्प करते हैं। लेकिन यहां पर ये रिरी विलियम्स को एक्सपेल कराने में भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि अगर कंधे में चोट लगी है तो उसी कंधे से जग को उठाने की क्या जरूरत है। कॉफी का मग टेबल पे रखो, दूसरे हाथ से जग उठाओ, उसमें कॉफी डाल, लेकिन नहीं, सिंपैथी। तो रिरी विलियम्स को कर दिया जाता है एक्सपेल क्योंकि उसके कांड और कारनामे पूरे MIT में फेमस हो चुके हैं और इनकी डीन अब उसको और ज्यादा मौके नहीं दे सकती। तो रिरी विलियम्स डज व्हाट शी कैन। वो जो अपना सूट उसने MIT में क्रिएट किया हुआ था MIT के पैसों से, क्योंकि वो MIT की ही प्रॉपर्टी है, उसे लेकर वहां से भाग जाती है। एंड ये एक्चुअली काफी कॉमिक बुक एक्यूरेट है क्योंकि कॉमिक बुक्स में भी रिरी विलियम्स MIT में होती है, अपनी एज से पहले वहां पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद वो आयरन मैन सूट को रिवर्स इंजीनियर करती है और अपने इसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो यही एग्जैक्ट चीजें करती है जो यहाँ पर शो में भी कर रही है, मतलब बच्चों से पैसे लेना, उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना बदले में। और फिर जब उसको MIT वाले एक्सपेल करते तो वो ऐसे ही सूट को लेकर जो उसने क्रिएट किया था भाग निकलती है। एंड इस सूट के अंदर जो AI है वो भी मुझे काफी बढ़िया लगा। इसका नाम ट्रेवर होता है और ये ट्रेवर स्लैटरी को लेकर भी हो सकता है कि रेफरेंस हो, क्योंकि ये एक्चुअली डम है। ये मतलब एक जो मेकशिफ्ट AI होता है ना, जो बहुत बेसिक हमारे स्कूल कॉलेजेस की चीजें होती हैं, जो इक्विपमेंट है तो सही लेकिन यूज करने लायक नहीं, बस नाम का है, तो ये भी वही है। और रिरी जब ट्रेवर को अपना स्टूडेंट ID बताती है तो इट इज 30216। तो एक्चुअली कॉमिक बुक्स में रिरी विलियम्स का डेब्यू जो था वो इसी डेट पे हुआ था, मतलब 2 मार्च 2016। तो ये उसी को लेकर एक रेफरेंस है। और जिस तरह से इन लोगों ने चीजें दिखाने की कोशिश करी है ना, वो भी काफी हद तक आयरन मैन से सिमिलर है कि आयरन मैन जब अपनी पहली फ्लाइट लेता है तो वो भी ऐसी एक सूट रहता है, फिर उसके बाद वो जाकर के गिरती है, रोड के ऊपर आयरन हार्ट लिखा हुआ आता है। आयरन मैन के साथ में भी ये हुआ था कि जब वो पहली बार नीचे गिरता है तो पूरे सूट के पुर्जे पुर्जे बिखर जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ वैसे ही इन लोगों ने रेफरेंस दिखाने की कोशिश करी है, कॉल बैक्स हैं पुराने। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं हमबोल्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि द हुड नाम के एक गैंगस्टर का गैंग है। इसके बारे में भी और बात करी जाएगी। इसकी वैन पे लिखा हुआ है फ्रेंडली नेबरहुड सर्विस।
और ये लोग एक घर में ब्रेक इन करते हैं। धीरे धीरे करके हमको टीम के बारे में भी बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ में आता है कि ये चोरी चकारी करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। फिर यहाँ पे स्टू या फिर स्टुअर्ट क्लार्क नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को रैम्पेज कहना पसंद करता है। अब कॉमिक बुक्स में स्टुअर्ट क्लार्क रैम्पेज ही बनता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का दिखाया है उस तरह का नहीं। ये एक टेक जीनियस होता है जो अपने लिए खुद एक एक्सोस्केलेटन सूट डिजाइन करता है और काफी सारे सुपर हीरो से फाइट भी करता है। फिर इवेंचुअली इसको पनिशर पकड़ लेता है, तो ये पनिशर के साथ मिलकर उसे वेपन्स प्रोवाइड करता है सिविल वॉर के टाइम पे। और उसके भी अलावा जब ये हुड के गैंग को कॉमिक बुक्स में ज्वाइन करता है, उस टाइम पर आयरन मैन एक्चुअली में डॉक्टर डूम था। मतलब आयरन मैन मर जाता है तो डॉक्टर डूम उसकी जगह लेकर एक नया आयरन मैन बनता है, और ये लोग उसको कैप्चर भी कर लेते हैं लैटवेरिया में जो खजाना छुपा हुआ है उसका पता पूछने के लिए। जानते भी हो कौन है वो। लेकिन फिर हमको दिखाया जाता है पार्कर रॉबिन्स का कैरेक्टर जो कि यहाँ पर है हुड। अब अगर आपके ऊपर थोड़ा सा कॉमिक बुक्स का ज्ञान दिया जाए तो हुड एक्चुअली में कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक ठीक ठाक सा कैरेक्टर है। बहुत टाइम पर ऐसा होता है कि इसको काफी सारी पावर्स मिल जाती है। एक बार इसने इन्फिनिटी स्टोन भी कैरी किया था, लेकिन वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो हुड और उसके जो वेपन्स उसके साथ उसको मिल रहे हैं वो कहां से आए। तो कॉमिक बुक्स में क्या होता है कि ये एक ऐसी नॉर्मल चोरी चकारी कर रहा होता है अपने भाई के साथ में, और तब इसको एक डीमन मिलता है जिसको ये मार देता है। उसको मारने के बाद उसके ऊपर जो हुड होता है वो ये ले लेता है और उसको पहन लेता है, एंड ही रियलाइजेस कि जब भी अपनी सांस रोकता है तो इनविजिबल हो जाता है। एंड हुड की यही सेम पावर हम लोग इस शो में भी देखते आ रहे हैं। लेकिन जो चीज इंटरेस्टिंग है वो ये कि ये हुड बहुत ही ज्यादा डार्क मैजिक से कनेक्टेड होता है, लेकिन जो तुम सोच रहे हो वो नहीं। कॉमिक बुक्स में हुड का हुड एक्चुअली डोरमामू से कनेक्टेड है। मतलब इन अ वे पार्कर रॉबिन्स जब भी अपने हुड को पहनता है तो वो अपने आप को डोरमामू का होस्ट ही बना लेता है। एंड एज यू गाइस नो कि डोरमामू जो है वो अपने डार्क डिमेंशन में बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसको वहां कोई नहीं हरा सकता सिवाय डॉक्टर स्ट्रेंज के, जिन्होंने भी बार्गेन करी थी। लेकिन अर्थ पर उसकी बहुत ज्यादा पावर नहीं है। वो अपने साथ कुछ परसेंटेज ऑफ पावर कैरी जरूर करता है, लेकिन उतना नहीं जितना वो डार्क डिमेंशन में होता है। तो रिरी विलियम्स एक सुपर जीनियस जो टोनी स्टार्क के ऊपर शेड थ्रो कर रही है, उसको इतना तक नहीं पता कि कॉलेज वाले जो एक लाइब्रेरी की किताब वापस ना करने पे 500 रुपए का फाइन तक नहीं छोड़ते, वो ऐसे लाखों डॉलर का सूट कैसे छोड़ देंगे। तो बस सूट गिरता है एंड फिर रिरी विलियम्स अपने घर पहुंचती है जहां पर उसकी माँ मिलती है। माँ कॉमिक बुक्स में भी रिरी पे बहुत ज्यादा भरोसा करती है, बट शी नोज कि वो मिसगाइडेड है और कोशिश करती है उसको समझाने की। जब वो MIT से वापस एक्सपेल होके आ जाती है तब भी उसको बहुत बोलती है कि तुमने क्या कर दिया, जैसे अपने माँ बाप होते हैं ना। यहाँ पर इसकी माँ काफी चले, अगर मैं MIT जैसी जगह से एक्सपेल होके आ जाता ना तो मेरे को तो बेदखली कर देते। मतलब जायदाद तो क्या, मतलब खत्म सब। बट देन वी गेट टू रियलाइज कि रिरी जो है वो अपनी फ्रेंड नैटली और अपने स्टेप फादर की डेथ से अभी भी अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाई है। एंड अगर मैं कॉमिक बुक्स की ही बात करूं तो उसमें भी इन लोगों की ऐसी ही डेथ होती है, बस थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। ये लोग एक पिकनिक मनाने जाते हैं, वहां पर एक गैंग आती है, मतलब एक कार आती है जो ओपन फायर कर देती है। इसके डैड जो होते हैं वो नैटली और इसको दोनों को बचाने के लिए कूदते हैं, एंड ही एंड नैटली गेट शॉट और उनकी डेथ हो जाती है। वो काफी ट्रॉमेटिक मोमेंट होता है उसके लिए। एंड रिरी यहाँ पर भी उस डेथ से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाई है। तो अब रिरी विलियम्स को अपने सूट के लिए एक AI चाहिए और उसके लिए उसको चाहिए पैसे उसको देने का काम कर देता है पार्कर रॉबिन्स और उसका पूरा गैंग, जो पहले उसके साथ में एक टेस्ट लेते हैं, फिर स्टुअर्ट को उससे रिप्लेस कर लेते हैं। अब रिरी जब ये काम कर रही होती है तो अपने खुद के ब्रेन की मैपिंग करती है उस AI को बनाने के लिए। एंड क्योंकि ये उसी के ब्रेन से निकल रहा है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड ही बन गई नैटली। वो एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी रिरी ने उसको अपने दिमाग में रखा हुआ है, एंड here she is। अब कॉमिक बुक्स में भी ऐसा ही कुछ होता है, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन क्या होता है सिविल वॉर 2 में बेसिकली आयरन मैन की डेथ हो जाती है। तो टोनी स्टार्क अपने आप को जिंदा रखता है अपने एक AI के फॉर्म में, मतलब एक ऐसा एसेंस बनाता है जो AI होता है और वो रिरी के सूट में आता है। मतलब रिरी का जो एक्चुअल AI कंपेनियन है कॉमिक बुक्स में इट इज टोनी स्टार्क, और वही उसको हर एक चीज सिखाता है, उसको पूरी तरह से ट्रेन करता है, बिकॉज ही इज एक्चुअली इम्प्रेस्ड विद एवरीथिंग दैट रिरी विलियम्स हैज बीन डूइंग। तो नैटली के आने से हालांकि रिरी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन वो ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करना शुरू करेगी। लेकिन फिलहाल वो जाती है हुड की गैंग के पास और उनके मेंबर्स एक एक करके मिलती है, जिसमें सबसे पहली है स्लग। तो अब कॉमिक बुक्स में जो स्लग दिखाया गया और यहाँ पे दिखाया गया दोनों बहुत डिफरेंट है। ये कॉमिक बुक्स में एक बहुत मोटा अजीब सा दिखने वाला प्राणी होता है, ये माद्रीपुर का मोस्ट वांटेड है, लेकिन इसकी पावर्स पता है क्या होती हैं? इसका मोटापा नहीं, आई एम नॉट जोकिंग, ये एक्चुअली अपनी बॉडी के जो फैट वाले फोल्ड्स होते हैं उसमें लोगों को सफोकेट करके मार सकता है। एंड जैसे ये कम है तो इसकी बॉडी का फैट एक्चुअली में इसका प्रोटेक्टिव आर्मर है, मतलब कोई भी इसको अगर अटैक करता है, गोलियां मारता है तो उसको इसीलिए नहीं लगती बिकॉज ही इज जस्ट टू फैट। फिर दूसरे आते हैं ब्लड ब्रदर्स या ब्लड सिबलिंग्स। तो ये कॉमिक बुक्स में यहाँ पे जैसे दिखाए गए उससे बहुत ज्यादा अलग है। ये एलियन क्रीचर्स होते हैं जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और स्पेस में अपना पूरा कोहराम मचाने के बाद अर्थ पे आते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से
इनकी शक्तियां काम करती हैं वो बिल्कुल ऐसे ही दिखाया गया कॉमिक बुक्स में कि जब ये एक दूसरे के करीब होते हैं तो इनको एक दूसरे से पावर मिलती है, कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की तरह, लेकिन जितना ही एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे उतने ही डिपावर्ड होते हैं। फिर दिखाई जाती है क्लाउन। तो क्लाउन एक्चुअली कॉमिक बुक्स में एक असासिन है, कॉन्ट्रैक्ट किलर है, लेकिन हम लोग वो वाला क्लाउन हॉकाई में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट, दिस इज अ न्यू कैरेक्टर। और फिर दिखाया जाता है जॉन किंग। ये पार्कर रॉबिन्स का कजिन है, इसके पास कोई भी पावर नहीं है, लेकिन ये स्ट्रैटेजाइज करने में और टीम को मैनेज करने का काम करता है यहाँ पर, और थोड़ा बहुत पार्कर की भी मदद करना, उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको कंट्रोल में रखना, उसको समझाना कि अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको ये नहीं करना चाहिए। और कॉमिक बुक्स में भी जॉन किंग का यही रोल होता है, वो पूरा टाइम पार्कर का राइट हैंड मैन होता है और उसको कभी भी धोखा नहीं देता। हाँ, एक आध बार फंस गया था तो उसने एवेंजर्स को इनका पता बता दिया था, लेकिन मोर और लेस यहां पे जैसा दिखाया गया है वैसा ही कॉमिक बुक्स में भी है। तो ये सब लोग मिलके जाते हैं TNNL टनल की CEO शीला जराटे के पास। अब ये टनल वाला सिस्टम मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इट इज बेसिकली हाइपर लूप टाइप का कुछ, जिसमें अंडरग्राउंड गाड़ियां ट्रैवल कर रही हैं वैक्यूम के अंदर, और रिरी विलियम्स और ये सब लोग जाकर के उस पर अटैक करते हैं। लेकिन उससे पहले रिरी को एक पार्ट चाहिए होता है अपने सूट को कंप्लीट करने के लिए, और उसके लिए वो पहुंचती है ओबेडाया स्टेन के बेटे जीक के पास, इज़ीकियल स्टेन, जो कि अपना नाम जो बता रहा है और लोगों से छुप के रह रहा है। तो कॉमिक बुक्स में इज़ीकियल स्टेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है, मतलब कुछ वैसे ही जैसे हमको शो में भी दिखाया गया है। थोड़ा ऑकवर्ड है, लोगों से बात करना उसको पसंद नहीं है, लेकिन इसके भी अलावा ये अपने पिताजी और टोनी स्टार्क की तरह एक काफी बढ़िया जीनियस है। ये बायोटेक्नोलॉजी और भी दुनिया जमाने की जो चीजें हैं उनमें काफी काम कर चुका है। और जैसा हमको एपिसोड 3 में दिखाया गया ना कि अपना हाथ काट के उसी में पार्ट को फिट कर रहा है और ऑगमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो कॉमिक बुक्स में ये एक्चुअली ऐसे ही अपने आप को पावर अप करता है। अपनी बॉडी के कई सारे पार्ट्स, ऑलमोस्ट सारे इसने रिप्लेस करे हुए हैं, ऑगमेंटेड करे हुए हैं, और टोनी स्टार्क को काफी परेशान कर, मतलब विलन है कॉमिक बुक्स में ये, जो मुझे लगता है कि शो के एंड होते होते यहां पर भी बन जाएगा, बिकॉज हम लोग उसकी डार्क साइड को ऑब्जर्व कर सकते हैं जब वो अपने नेबर के लॉन पे जाके उसके सारे फूल वगैरह काट देता है आउट ऑफ स्पाइट। तो ये सारी चीजें हैं, वो ट्रेट्स हैं उसके अंदर। बस ऐसा है कि वो अपने पिताजी जैसा नहीं बनना चाहता, लेकिन वो है तो वही। तो रिरी विलियम्स जो बताती है कि उसका सूट सोलर और विंड पावर्ड है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि उसको आर्क रिएक्टर की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन फिर वो एलियंस, एंड्रॉइड्स और विजर्ड को भी मेंशन करती है, जो कि बकी सुन के बड़ा खुश होगा क्योंकि उसके बिग 3 थे। लेकिन फिर ये अपने सूट को कंप्लीट करके टनल वालों पे अटैक करती है। और जो मुझे चीज देखने में इंटरेस्टिंग लगी वो थी कि हुड एक्चुअली शीला की गाड़ी में ही इनविजिबल होके बैठा हुआ था, और हम नोटिस भी करते हैं जब वो सांस छोड़ता है तब जाकर उसकी पावर, मतलब वो दिखने लगता है, विजिबल होता है, और वो शीला को ब्लैकमेल करके उससे उसी टाइम पर कैश एक्सटॉर्ट नहीं करवाता, वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर आप किसी के पास जाओगे, उसके सामने बंदूक रखोगे और उससे पैसा मांगोगे, तो आप कैश ही रखना चाहोगे ना, उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं करवाओगे कि नहीं मुझे हमें फलाने पोस्ट दे दो, ठिकाना ये दे दो और फिर हम इतना चाहते हैं। क्योंकि ये भी एक लॉ है कि अगर आप फोर्सिबली किसी के सिग्नेचर्स ऑब्टेन करते हो तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में वैलिड नहीं माना जाता। तो जो मुझे लगता है वो ये कि पार्कर रॉबिन्स एक्चुअली अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवा रहा, जिसने भी उसको शक्तियां दी हैं वो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहता है। वो चाहता है कि पार्कर रॉबिन्स उस बंदे के बिहाफ पर जाए और इन लोगों के सिग्नेचर ले, बिकॉज शायद ये लोग अपनी कंपनियां नहीं बल्कि अपनी आत्माओं को बेच रहे हैं। आई नो इट साउंड्स रियली वियर्ड, लेकिन अब मैं यार अब क्या कब तक रोकूं। देखो मैं इतनी देर से बात नहीं करी, लेकिन ये पूरी चीज मेफिस्टो से रिलेटेड है। ये आई नो वेयर दिस इज गोइंग। मैं पहले भी 2022 से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें जो बताऊंगा वो ध्यान से सुनना। तो मेफिस्टो मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक बहुत ही पावरफुल डीमन है, जो तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपनी आत्मा या उसके बदले में कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट उसे ना बेच दो। ये सेम चीज हम लोग घोस्ट राइडर की मूवीज में देख चुके हैं। इसके अलावा स्पाइडरमैन भी ये काम कर चुका है, डॉक्टर डूम ने भी ये चीज करी। सो इट इज लाइक everyone has done it in Marvel Comics, almost everyone। तो यहां पर पार्कर रॉबिन्स का कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये आगे जाकर हमको समझ में आएगा। एंड क्योंकि पार्कर रॉबिन्स की बात चली रही है, तो हुड के अलावा उसके पास मैजिकल बुलेट्स को शूट करने की भी पावर है। कॉमिक बुक्स में उसके पास मैजिकल बुलेट शूट करने वाली गन्स भी होती हैं और जूते भी होते हैं जिनसे वो हवा में उड़ सकता है। यहां पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखाया। एपिसोड 3 में हमें यह भी पता चलता है कि वो किसी भी गन को उठाकर मैजिकल बुलेट्स को शूट कर सकता है, तो मतलब उसके हुड में ही पावर है। और ये डीमन वाली कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, क्योंकि जब ये लोग आपस में बात करते हैं तो वहां पर भी क्लाउन ये बात मेंशन करती है कि हमको नहीं पता, बस किसी का ये कहना पड़ता है कि उसने एक डीमन से रेसलिंग करके इस हुड को छीना है। तो ये कॉमिक बुक्स में भी ऐसे ही होता है, मेफिस्टो से नहीं छीनता वो, लेकिन हाँ डीमन से ही छीनता है। और मेफिस्टो अगेन टाई अप भाई,
अभी और आगे और कनेक्शन बताता हूं। तो रिरी को ये बात समझ में आ चुकी है कि कुछ तो गड़बड़ है। नैटली उसे इसी बात को लेकर कन्फ्रंट करती है कि तुम्हें समझना जरूरी है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम, और वी ऑल नो कि उसका किसी ना किसी ऊपर वाली पावरफुल मैजिकल एंटिटी के साथ में कनेक्शन है, क्योंकि वो खुद भी बोलता है जब रिरी उससे पूछती है कि कैसे कर लेते तो कहता है मैजिक। एंड जब रिरी और नैटली यहां पर खड़े होकर बात कर रहे हैं तो पीछे जो पोस्टर है उस पे लिखा हुआ है फॉस्ट। अब इससे बड़ी हिंट नहीं मिल सकती, मैं बताता हूं क्यों। तो देखो 1800s में एक जर्मन कहानी थी जिसमें फॉस्ट नाम का एक बंदा जो कि बहुत ज्यादा सुपर जीनियस होता है, वो कुछ अचीव करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। तो वो कहता है इसके बदले में मैं अपनी आत्मा बेचने को भी तैयार हूं। तब उसके सामने मेफिस्टोफिलिस नाम का एक डीमन अपीयर होता है जो उसके बदले में, जो उसको चाहिए था उसके बदले में उसकी आत्मा ले लेता है। एंड यहीं से मार्वल कॉमिक्स ने भी मेफिस्टो को उठाया है। मतलब वो जो लेजेंड ऑफ फॉस्ट है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। मेफिस्टो हालांकि कॉमिक बुक्स में अपने आप को कभी भी फॉस्ट कह के नहीं बुलाता, लेकिन ये फॉस्ट वही है। और अगर आपको ये चीज कंफर्म नहीं हो रही है ना, तो इस शॉट को बहुत ध्यान से देखो, उसके सिर पे आपको सींग निकले हुए भी दिखेंगे। तो बस ये इसी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 3 में जाते हैं हंटर मेसन नाम के किसी बंदे के पास और उससे भी यही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने की कोशिश करी जाती है। यहाँ पर रिरी विलियम्स, जो कि अब पार्कर रॉबिन्स पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती आफ्टर सीइंग कि वो मैजिकल बुलेट्स वगैरह शूट कर सकता है, तो वो उसके हुड का एक पार्ट निकालने की कोशिश करती है, जो करने के चक्कर में वो उसकी पूरी गैंग को ऑलमोस्ट मार देती है और खुद भी पकड़ी जाती है। एंड यहाँ पर वो जो इज़ीकियल का डिवाइस छूट गया है ना, उसी की वजह से पुलिस उस तक पहुंचेगी जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। एंड यहीं से उसका विलन आर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब रिरी विलियम्स ने सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी भी नहीं बोलूंगा यार मैं इसको, ये स्टूपिडिटी है। तुम्हें पता है कि वहां पर एक डिटेक्शन मीटर है जो कि धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। तुम वहीं पे रुक जाओगी तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, और उसको नैटली वॉर्न भी करती है। तो तुम्हारे अंदर कौन सा ऐसा जुम्मन कीड़ा काट रहा था कि नहीं मेरे को तो अभी करना है ये काम। खैर, तो इस पूरे प्रोसेस में जॉन किंग, उसका जो कजिन होता है, उसकी डेथ हो जाती है। एंड कहीं ना कहीं हुड को भी अब इस बारे में पता चल चुका है, बिकॉज जब वो लास्ट में उसी डीमन या उसी एंटिटी से मदद मांगता है जो उसके सामने आकर खड़ा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो डीमन खड़ा हुआ था। मुझे लगता है कि उस डीमन ने रिरी विलियम्स के सूट को दिखाया है। मतलब वो जो आयरन हार्ट का सूट है वो उसके सामने खड़ा हुआ है, ताकि पार्कर रॉबिन्स को पता चले कि उसके कजिन की मौत के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। एंड जहां तक बात रही मेफिस्टो की, वो आ रहा है भाई, अब नहीं रुक रहा वो, मैं आएगा वो। चल ठीक है, लगी अपनी, लगी, ठीक है ना, लगी। तो आयरन हार्ट के शुरू के 3 एपिसोड मुझे देखने में सही लगे, बस मैं ये नहीं समझ पाया हूं कि रिरी विलियम्स का आयरन मैन या आयरन हार्ट सूट बनाने के पीछे का मोटिवेशन क्या है। जो कुछ भी वो बताती है वो बहुत सॉलिड नहीं है। अगर वो कहती है कि वो अपने स्टेप डैड गैरी की वजह से बना रही है, तो वो ऑलरेडी बना चुकी है, अब उसे उनके लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो ये कहती कि मैं दुनिया का भला करना चाहती हूँ, वो स्टैंडर्ड सुपर हीरो शिट, तो वो फिर भी एक बार को एक्सेप्टेबल होती। लेकिन ये जो उसका रीजन है ना, ये उतना वैलिड नहीं है। और इस वजह से रिरी विलियम्स का जो पूरा कहानी दिखाई जा रही है, मैं उससे कहीं ज्यादा इन्वेस्टेड हूं पार्कर रॉबिन्स की कहानी देखने में कि आखिरकार उसके साथ चल क्या रहा है और उसको ये सारी चीजें मिली कैसे, और मेफिस्टो कैसा दिखेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। लाइक मार के जाना।